हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8th NCERT साइंस NCERT 8th साइंस का जो 4th चैप्टर है, पदार्थ, धातु और अधातु। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने पर अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उस बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे होगा ये कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है तो उसकी जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आप नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन है उसको आपको प्रेस करना ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। इस चैप्टर का पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? भाई, किसी को भी अपन पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर रहे हैं तो यह गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता का। और ये गुण किस में पाया जाता है? ये गुण पाया जाता है धातुओं में। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस, तीसरा है सल्फर और चौथा है ऑक्सीजन। तो देखिए, अगर हम इन चारों ऑप्शन में से बात करें कि कौन धातु है कौन अधातु है, तो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर ये अधातुएं हैं और जिंक अकेला धातु है। और ये जो गुण होता है आघात वर्धनीय का, पीटकर चादरों में परिवर्तित करने का, ये गुण पाया जाता है सिर्फ धातु में, मेटल में पाया जाता है। तो धातु क्या है? यहाँ पर जिंक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। इसलिए पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका क, जिंक, जैसा कि आप उत्तर में भी देख पा रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 कथन आप लोगों के सामने हैं, जिसमें पहला है कि सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। इन कथनों में से सही कथन हमें देखना है। इन चारों ऑप्शन में से अगर हम इन पर विचार करें तो हमने जब चैप्टर को पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि सभी धातुएं तन्य होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है सभी धातुएं तन्य हो, ये ज़रूरी नहीं है। सभी अधातुएं तन्य होती है, तो भाई अधातुओं में तो तन्यता का गुण पाया ही नहीं जाता है, तो अधातुएं तो तन्य हो ही नहीं सकती। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, हाँ सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, लेकिन कुछ धातुएं तन्य नहीं होती है। तो क वाला तो ऐसे गलत हो जाएगा कि सभी धातुएं तन्य होती है, ये गलत साबित हो गया। सभी अधातुएं तन्य होती है, ये गलत हो गया। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये सही हो गया। लेकिन चौथे ऑप्शन पर भी अपन को चलना है, क्योंकि हो सकता है चौथा ऑप्शन कुछ अलग हो। तो कुछ अधातुएं तन्य होती है, तो अधातुओं में तो तन्यता का गुण होता ही नहीं है, जैसा कि ख वाला ऑप्शन था, सभी अधातुएं तन्य होती है। घ वाला है कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो अधातुएं जो है इनमें तो तन्यता का गुण पाया ही नहीं जाता है। तो ये दोनों ऐसे गलत हो गए, क गलत हो ही गया। तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग उत्तर में भी देख पा रहे हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए थर्ड प्रश्न अपने पास में आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है और पूर्ति करके इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है कि फॉस्फोरस बहुत अधातु है।
भाई हमें पता है फॉस्फोरस का प्रतीक होता है P और ये अधातु है, लेकिन कैसा अधातु है, ये सक्रिय अधातु है, तो इसमें आ जाएगा सक्रिय अधातु। पहले के रिक्त स्थान में आ जाएगा सक्रिय अधातु। ख की अगर हम बात करें कि धातुएं ऊष्मा और की होती है, तो भाई धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत। जैसा कि हम आंसर में भी देख पा रहे होंगे, आप लोग नीचे आंसर दिए हुए हैं। फॉस्फोरस कैसा है, सक्रिय अधातु है, तो यहाँ आ जाएगा सक्रिय। ख में धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती है, तो पहला वाला जो रिक्त स्थान है यहाँ पर तो आ जाएगा क्या, विद्युत, और जो सुचालक है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो दोनों रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, इसका तीसरा प्रश्न है कि आयरन कॉपर की अपेक्षा अभिक्रियाशील है, यानी दोनों की तुलना करवा रहा है, और आयरन का प्रतीक होता है Fe, कॉपर का होता है Cu। और जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है, यानी आयरन की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। तो ये वाला साइन अपन यहाँ यूज कर सकते हैं, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि Fe की क्रियाशीलता अधिक होगी और कॉपर की क्रियाशीलता कम होगी। जैसे भी अपन को सुटेबल लगे वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अधिक, ये जो अधिक लिखा हुआ है इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका चौथा प्रश्न है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर गैस बनाती है, तो धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है। भाई जैसे अपन उदाहरण ले लें, जैसे कोई सा भी उदाहरण ले लिया, सोडियम धातु का उदाहरण ले लेते हैं अपन, और अम्ल ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी अपन क्रिया करवाते हैं, तो ये जो सोडियम धातु होता है क्लोराइड आयन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब NaCl बनने के बाद में हमारे पास कौन सी गैस बचेगी, हाइड्रोजन। तो गैस कौन सी उत्पन्न हुई, H2, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर आप अच्छी तरह देख पाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है आंसर में हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने आता है, हमें सही और गलत की पहचान करनी है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें भी चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है, चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि कथन सही है तो T लिखिए और गलत है तो कोष्टक में F लिखिए। देखिए पहला इसका क है कि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। भाई धातुएं तो अम्लों से क्रिया करती है, लेकिन अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन ये कह रहा है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है, तो धातुएं क्रिया करती है लेकिन अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती है, तो ये तो गलत हो गया। तो इस बॉक्स में अपन क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, F फॉल्स, ठीक है, ये लिख देंगे F। दूसरा प्रश्न है ख अपने पास में कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सही है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए तो इसको अपन किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब चैप्टर कंप्लीट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा इसमें गए कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। अब ये विस्थापित करने की जो प्रोसेसिंग होती है ये डिपेंड करती है कि किसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, किसकी अभिक्रियाशीलता कम है। यानी जिसमें ज़्यादा पावर होगी, जिसकी ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होगी, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जब अपन ने चैप्टर कंप्लीट किया था तो वहाँ पर हमने बात की थी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, या ऐसे कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो देखिए कॉपर और जिंक की अभिक्रियाशीलता की बात करें
इसको अगर अपन लिखें कि कॉपर का क्या होता है, Cu होता है, प्लस अपन लिख देंगे जिंक सल्फेट ZnSO4, ZnSO4। अब देखिए यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर जिंक है। प्रश्न कह रहा है कि कॉपर, ये कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, नहीं करता है, क्योंकि देखिए कॉपर का तो जो क्रियाशीलता होती है कॉपर की वो होती है कम, और जिंक की क्रियाशीलता की बात करें अपन तो जिंक की क्रियाशीलता होती है अधिक, कॉपर की होती है कम। तो जो अधिक क्रियाशील हो, जो तत्व या धातु अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को विस्थापित करता है, न कि कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को। तो अगर मान लो जिंक और कॉपर सल्फेट होता तो ये जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता, लेकिन यहाँ पे कॉपर अलग है, जिंक सल्फेट हमें दिया हुआ है तो ये विस्थापित नहीं करेगा। और लिखा हुआ क्या है कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, तो ये तो गलत बात हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F, ठीक है, F यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि ये गलत है। सही होता तो अपन T यूज़ करते, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है, तो यहाँ पर F आ जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कि कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती है। कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती है। भाई अगर किसी को खींचकर तार में परिवर्तित किया जाता है तो वो गुण कहलाता है तन्यता, और तन्यता का गुण किस में पाया जाता है, सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। अपन ने पढ़ा है जब चैप्टर कंप्लीट किया है तो ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। अब कोयला धातु थोड़ी है, कोयला तो अधातु है, इसमें तो तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें तो भंगुरता का गुण पाया जाता है कि जैसे ही अपन किसी सतह पर इसको डालते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, भंगुरता का गुण कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो है क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो घ वाले के आगे अपन क्या लिख देंगे, F लिख देंगे, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो ये जैसे चारों प्रश्न इसमें हैं, चौथे में पहला F गलत है तो उसके F यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर में, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आंसर देख के कर लोगे, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सही क्यों है, ये गलत है तो ये गलत क्यों है। जैसे पहला गलत, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा दोनों गलत है, ये तीन गलत हैं, एक सही है। तो इनका कारण हमें पता होना चाहिए कि ये गलत है तो क्यों है, ये सही है तो क्यों है। अगर इनको अच्छी तरह और समझना है आप लोगों को तो इसका जो चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो हैं, कंप्लीट वीडियो जो हैं, उनको आप लोग देखिए। देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और उस लिंक से जाकर वहाँ देख लीजिए आसानी से। अगला पांचवा प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। गुण दिए हुए हैं, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर हमें निकालना है। ठीक है, जैसे कुछ गुण दिए हुए हैं, दिखावट दिया हुआ है, कठोरता है, आघात वर्धनीयता है, तन्यता है, ऊष्मा चालन है, विद्युत का चालन है। इन सब के आधार पर अपन धातुओं को और अधातुओं को डिवाइड करेंगे, इनके गुणों में अंतर बताएंगे कि धातु की दिखावट कैसी होती है। पहला गुण है दिखावट, तो यहाँ इसकी दिखावट लिखेंगे, कैसा दिखाई देता है, अधातु कैसा दिखाई देता है। धातु कठोर होती है, अधातु कठोर होती है या नहीं होती है, तो ये अपन सब देखेंगे। आघात वर्धनीयता का गुण धातु में पाया जाता है, अधातु में भी पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण धातु अधातु में होता है या नहीं। ऊष्मा और विद्युत का चालन ये करती है या नहीं करती। इन सब गुणों के आधार पर इसको अपन देखेंगे। देखिए नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, उत्तर की जो सारणी है उसमें से जाके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए जो चार गुण दिए हुए थे इधर, दिखावट, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा का चालन, विद्युत चालन, ये 6 गुण हैं। तो 2 भागों में डिवाइड की हुई है ये सारणी। तो पहले मैं आप लोगों को ये जो 2-3 हैं गुण ये समझा देता हूँ। जैसे पहला गुण आप लोगों के सामने आ गया है, गुण धातु और अधातु। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। तो सबसे पहला गुण है दिखावट। दिखावट की बात करें तो दिखावट धातु अधातु दोनों की अलग अलग होती है। जैसे धातु में देखें तो पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, और धातुएं कैसी होती है, चमकदार होती है, चमकीली होती है। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातुएं सामान्य ताप पर
तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, जैसा कि आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया था कि अधातुएं ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है। कौन कौन सी होती है वो मैंने वहाँ बता दिया है। तो धातुएं जो होती है इनकी दिखावट कैसी होती है? ये ठोस होती है और चमकदार होती है, जबकि अधातुएं कैसी होती है? चमकदार नहीं होती है। तो ये होता है पहला गुण। दूसरा गुण देखिए, कठोरता आता है। कठोरता, भाई अधिकांश धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम, अब सोडियम का प्रतीक हमें पता होना चाहिए, क्या होता है? Na। सोडियम का प्रतीक होता है Na। और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का होता है K। ये दोनों प्रतीक हमें पता होना चाहिए और इनके गुण भी हमें पता होना चाहिए। सोडियम और पोटेशियम क्या है? जो दो धातुएं हैं, इतनी नरम होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से अपन काट सकते हैं, नरम होती है। और अधातुओं की बात करें तो अधिकांश अधातुएं नरम होती है, परंतु हीरा जो है प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में से हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन फिर भी ये अधातु है। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा जो कैरेक्टर आता है वो आता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता में अगर अपन देखें तो धातुएं कैसी होती है? आघात वर्धे होती है। अब आघात वर्धनीयता क्या होता है कि इन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है। किसी धातु पर अपन चोट मारेंगे तो पतली चादर में परिवर्तित हो जाएगी। अधातुएं भंगुर होती है। आघात वर्धनीयता का गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है, और इन पर जैसे अपन चोट मारेंगे तो चोट करने पर ये क्या हो जाती है? टूट जाती है, बिखर जाती है। चौथा गुण है तन्यता। धातुएं तन्य होती है, इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता का मतलब है खींचकर उसको, जैसे यहाँ कोई धातु का टुकड़ा रखा है तो उसको अपन पिघला कर या किसी भी विधि से खींचकर तार में परिवर्तित कर दिए, ये इतना बड़ा कर दिया, तार में परिवर्तित हो गया, तो ये तन्यता का गुण होता है। ये सिर्फ किस में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। अधातुएं तन्य नहीं होती है और इनके तार भी नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टर आता है इसका पांचवा, ऊष्मा का चालन, और छठा आता है विद्युत का चालन। तो भाई धातुएं जो होती है ऊष्मा की सुचालक होती है और विद्युत का भी चालन करती है, लेकिन अधातुएं ऊष्मा की कैसी होती है? कुचालक होती है, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। ग्रेफाइट क्या है? इसका अपवाद हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत का चालन लगभग धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टर लगभग समान है, लेकिन ऊष्मा का चालन, धातुओं में तो ऊष्मा का चालन होता है और अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता है। और विद्युत चालन की बात करें तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, यानी यहाँ से मान लो विद्युत का चालन करना है, हमें यहाँ पहुँचानी है विद्युत को, तो उसके लिए अपन धातुओं का उपयोग कर सकते हैं, धातु की तारों का उपयोग अपन करते हैं। अधातुएं कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा, जो विद्युत का अच्छा चालक होता है। जो अपनी जो पेंसिल होती है, उस पेंसिल की नोक जो होती है जिससे अपन लिखते हैं, वो नोक जो होती है ग्रेफाइट की होती है, और उसमें विद्युत का चालन होता है। इस प्रकार ये अपना पांचवा प्रश्न कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। यहाँ हमें कारण देकर स्पष्ट करना है। देखिए, पहला है इसका कि एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। क्यों किया जाता है यह हमें बताना है। ख प्रश्न है इसका, निमज्जन छड़ें यानी इमर्सन रोड जो होती है वो धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। क्यों? इसका भी कारण हमें लिखना है। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता है यह हमें कारण देना है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, यानी इन सब का आंसर हमें ये देना है कि ये जो है वो क्यों है, ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ इसका कारण बताना है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने जो था कि एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर भी यही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, इसका आंसर है कि एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम धातु आघात वर्धे होता है। कैसा होता है? आघात वर्धे होता है, और आघात वर्धे का
मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये धातु है, इस पर अपन चोट मार रहे हैं, चोट मारने पर ये फैल जाएगा, इसमें विस्तार हो जाएगा। तो आघात का मतलब चोट होता है, वर्ध्य का मतलब बढ़ना। तो चोट मारने पर बढ़ना ही क्या हो गया, आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध्य होता है। और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम संक्षारण विरोधी धातु भी है। इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं होता है और इसीलिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो प्रश्न आप लोगों को जैसे ऐसे पूछे कारण दीजिए तो ऐसा का ऐसा मिलेगा। प्रश्न ऐसे भी मिल सकता है कि खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी आप लोगों को मिल सकता है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ देख चुके हैं। इसका सेकंड प्रश्न है ख, निमज्जन छड़े यानी इमर्सन रोड जो होती है धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, तो इसका कारण हमें देना है कि धात्विक पदार्थ से निर्मित ये क्यों होती है। ठीक है, इसका आंसर देखिए ख ये रहा कि निमज्जन छड़े धातु से निर्मित होती है क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है और इनमें से विद्युत प्रवाह करने पर यह जल्दी गर्म हो जाती है। भाई धातु की जितनी अच्छी चालक होगी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतनी आसानी से होगा और वो उतनी जल्दी गर्म होगी, और जितनी जल्दी गर्म होगी ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण पानी गर्म करने की जो रॉड होती है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन जितना जल्दी होगा पानी उतना ही जल्दी गर्म होगा। इसीलिए इमर्सन रोड जो होती है, निमज्जन छड़े जो होती है, धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। यही कारण होता है कि ये धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है और इनका निर्माण करने के लिए धात्विक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। चलिए तीसरा देखते हैं, इसका गय प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करने के लिए अगर अपन कॉपर का उपयोग करते हैं तो कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, इसका कारण अपन देखते हैं। क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। अगर चैप्टर वाले वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी तत्व है या धातु है, अगर वो अधिक क्रियाशील है, क्रियाशीलता अगर उसकी अधिक है, तो कम क्रियाशील तत्व या धातु को वह आसानी से विस्थापित कर सकता है। लेकिन अगर कम क्रियाशील तत्व के द्वारा अपन अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित करवाने की कोशिश करें तो वह विस्थापित नहीं कर पाता है। और इसीलिए यहाँ पे देखो, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, तो जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित ये नहीं कर पाता है क्योंकि जिंक से कम क्रियाशील है कॉपर और सिर्फ अधिक क्रियाशील ही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार इस गय का आंसर हमें मिल चुका है। अगला देखते हैं घय वाला, इसमें कि प्रश्न में दिया हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए जब लेसन पढ़ा था तो वहाँ पर सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। और फिर यहाँ पे प्रश्न आ गया है और प्रश्न बनेगा, निश्चित यहाँ से प्रश्न बनता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, कारण लिखिए। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा क्यों रखा जाता है, यही तो हमें लिखना है, इसका कारण ही तो अपन लिखेंगे। तो देखिए इसका कारण हम देखते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वे वायु से अभिक्रिया करके जल उठती है। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है और उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। जब लेसन मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो मिट्टी का तेल होता है, इस मिट्टी के तेल में क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ये कैसा होता है, O2 रहित होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अब सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, वायु और जलवाष्प के संपर्क में आते हैं तो इनमें क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ये ज्वलनशील पदार्थों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो
केरोसिन में जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने सोडियम धातु को रख दिया। अब केरोसिन क्या होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, तो ऑक्सीजन का संपर्क टूट गया। तो ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे केरोसिन भरा हुआ है, केरोसिन के अंदर यहाँ पर सोडियम को अपन रख रहे हैं, तो ऑक्सीजन से इसका संपर्क टूट गया और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए ही इसको अपन केरोसिन में रखते हैं। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए। बाकी जो लिखा हुआ है इसमें आंसर में वो आप लोगों को लिखना है, और साथ में अंत में ये भी लिख सकते हैं अपन कि वायु और नमी से संपर्क तोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। देखो लिखा हुआ भी है कि मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो उन्हें वायु और नमी के संपर्क में आने से रोकता है। इस प्रकार ये छठा प्रश्न होता है कंप्लीट। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, बात करते हैं 7वें प्रश्न की। क्या कहता है 7वां प्रश्न? 7वां प्रश्न है अपना कि क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। अब एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम का प्रतीक आप लोगों को पता होगा, Al होता है और इस पे +3 चार्ज होता है। +3 चार्ज का आप लोगों को नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन सूत्र तो ध्यान रखिए, इसका प्रतीक क्या है? Al होता है, एल्यूमिनियम होता है। अब एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है, और धातु होने की वजह से हम इसमें अचार को नहीं डाल सकते, नींबू के अचार को। अब नींबू के अचार में क्या होता है? एसिड होता है, अम्ल होता है। क्या होता है? एसिड होता है। और हमें पता है कि अम्ल और धातु क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और धातु जब क्रिया करते हैं तो विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। हम पढ़ चुके हैं धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया, तो वहाँ पर हमें आसानी से इसका जवाब मिल गया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक है, और वहाँ से आसानी से आप पूरे कंप्लीट वीडियो जो है चैप्टर के उनको देखिए। अब देखिए ये क्या है? एल्यूमिनियम धातु है, और धातु एसिड से क्रिया करते हैं। नींबू के अचार में, नींबू में क्या होगा? एसिड होगा। एसिड से क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाएंगे जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं या उनसे मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए भाई प्रश्न में पहली बात तो ये हो गई कि क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। स्पष्ट कीजिए। अब कारण लिखना है कि क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए नहीं आ गया, हम एल्यूमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है, जिससे कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अनेक विषैले पदार्थ बनाती है। और अतः यदि हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रखते हैं तो उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके विषैले पदार्थों को उत्पन्न करता है, और जिन्हें खाना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। भाई विषैले पदार्थ बनेंगे और विषैले पदार्थों को हम खाएंगे तो हमारे शरीर में विष की मात्रा फैल जाएगी, और विष की मात्रा फैलेगी तो आप सब लोग जानते हों कि क्या होगा। तो इसलिए नींबू के अचार को हम एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते। अब यहाँ एल्यूमिनियम की जगह मान लो किसी और धातु का नाम होता और सिर्फ यही रहता कि क्या आप नींबू के अचार को धातु के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो भी यही आंसर होता है कि हम धातु के पात्र में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अब स्टेटमेंट कंप्लीट यही रहेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट तो पूरा ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे एल्यूमिनियम का नाम आ रहा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? धातु लिख देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेम ही रहेगा एल्यूमिनियम के लिए या किसी विशेष धातु के लिए कहे, आंसर यही रहने वाला है। बस प्रश्न जो पूछ रहा है आपको उसके अनुरूप ही आंसर देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में कॉलम फर्स्ट में कुछ पदार्थ दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में उनके कुछ उपयोग दिए हैं। कॉलम फर्स्ट के पदार्थों को कॉलम सेकंड से सही मिलाना है। यानी फर्स्ट कॉलम में तो क्या दिया हुआ है? पदार्थ दिए हुए हैं, और सेकंड कॉलम में क्या है? उनके उपयोग हैं। यानी पदार्थ का किस में उपयोग किया जा रहा है उनको हमें मिलाना है। तो देखिए जैसा कि पहला कॉलम फर्स्ट में पहला है गोल्ड। अब गोल्ड का उपयोग किस में किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं पहले को 4 से मिला सकते हैं। आयरन की बात करें तो जैसा कि कॉलम फर्स्ट में पदार्थ दिए हुए हैं, कॉलम सेकंड में उसके उपयोग दिए हुए हैं,
तो गोल्ड का उपयोग आभूषण में किया जाता है, यानी सोने से क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है आयरन, तो आयरन किस में उपयोग किया जाता है, मशीनें बनाने में किया जाता है, तो इसको अपन मशीनों से मिला देंगे 5 नंबर से। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है खाद्य सामग्री को लपेटने में, तो इसको ऐसे इससे मिलान कर देंगे। कार्बन की बात करें तो कार्बन का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, तो इसको 6 नंबर से मिला देंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, तो बिजली के तारों में इसका उपयोग ऐसे लिख देंगे अपन, इसको इससे मिला देंगे। बचा क्या, मरकरी बचा है, मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, सबको पता है, तो थर्मामीटर इसका मिलान कर देंगे। इस प्रकार दोनों कॉलम को मिलान कर देंगे। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के पेपर में सबसे इजी प्रश्न कोई होता है तो ये मिलान वाला होता है, क्योंकि इसमें से 2-4 जैसे 6 यहाँ पे है तो 6 में से देखो जो गोल्ड है, अब ये तो नहीं पढ़ते आप तो भी आपको पता है कि गोल्ड का उपयोग आभूषण में किया जाता है। आयरन की बात मत करो, कार्बन की बात कर लो यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था जब चैप्टर पढ़ाया था तो कि प्रत्येक वस्तु जो जलती है उसमें कार्बन होता है, और आप लोगों को पता है कि वस्तुओं को अपन जलाते हैं तो किसके लिए जलाते हैं, ईंधन के लिए जलाते हैं। 2 को ऐसे मिला दिया। सबको पता है कि मरकरी जो होती है, पारे में जो थर्मामीटर होता है, तापमापी जो होता है, उसमें एक थर्मामीटर में क्या होती है, एक लाल रंग की या और किसी रंग की बूंद होती है पानी किसी, वो किसकी होती है, पारे की बूंद होती है, ये सबको पता है। अब आप लोगों के पहला, चौथा और छठा ये 3 तो ऐसे ही हो गए, और थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़ते हो तो ये बाकी के 3 भी हो जाते हैं। तो सबसे ईजी कोई क्वेश्चन होता है आपके पेपर में, सबसे सरल प्रश्न होता है, तो मेरे हिसाब से मिलान वाला होता है। बाकी आप किसको सरल समझते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस प्रकार ये 8वां क्वेश्चन जो है अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, क्या होता है जब, भाई यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, कारण ही लिखना है, और ज़रूरत पड़े तो उनकी शब्द समीकरण भी अपन लिखेंगे। देखो क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब अपन कॉपर की प्लेट पर डालते हैं तो क्या होगा, और लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलेन में रखी जाती है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में रखते हैं तो क्या होता है, संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण हमें देने हैं। यानी कुल मिला के यहाँ पर भी इन तत्वों के या इन धातुओं की जो क्रियाशीलता है, किसकी अधिक है और किसकी कम है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर लेते हैं, इसको कॉपर प्लेट पर डालेंगे तो क्या कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से SO4 को या हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं तो क्या लोहा कॉपर को प्रतिस्थापित करता है। बस उन्हीं को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर। तो देखिए पहला जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों के सामने आ गया है, उत्तर क। इसमें देखते हैं क्या होता है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डालते हैं तो कॉपर सल्फेट जल और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो इसको सूत्र के रूप में या शब्द समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर क्या बनता है, हमें कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें अपन, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, कॉपर का प्रतीक Cu होता ही है, आप सबको पता है। कॉपर सल्फेट का भी CuSO4 होता है, सबको पता है। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। फिर जल की बात करें तो जल का H2O होता है और सल्फर डाइऑक्साइड आप खुद बना सकते हो, लिखा हुआ अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर का S होता है, डाइऑक्साइड ऑक्साइड का O होता है, डाई बोल दिया तो 2 लगा दो, अगर मान लो ट्राइऑक्साइड बोल दे तो 3 लगा दो। तो इस प्रकार अपन इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है, तो अपन यहाँ पे 2 ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए H2SO4 और कॉपर, अब कॉपर की क्रियाशीलता की बात करें तो कॉपर की क्रियाशीलता अधिक है, तो कॉपर क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को तो विस्थापित कर देता है, खुद यहाँ पे आ जाता है और खुद यहाँ पे आके देखो CuSO4 बना दिया। अब CuSO4 तो बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
जल भी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगी। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का जो आंसर है वो भी आप लोगों को मिल गया ये, और इसकी शब्द समीकरण भी आप लोगों को मिल गई। दूसरा प्रश्न जो था उसका आंसर देखिए कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर दोनों के बीच क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। और रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके दौरान लोहा जो होता है अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर कम क्रियाशील धातु को उसके सल्फेट विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट और कॉपर उत्पन्न करता है। वही बात है यहाँ पे भी, इसकी शब्द समीकरण हो गई कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर साइड में हो जाता है। तो देखिए आयरन का प्रतीक हो गया Fe, कॉपर सल्फेट का हो गया CuSO4। अब जब ऐसा होता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा। कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है, कॉपर की जगह खुद आ जाता है। तो FeSO4 बन जाता है यानी आयरन सल्फेट बन जाता है, और ये कॉपर जो होता है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस प्रकार दोनों प्रश्नों के आंसर, शब्द समीकरण और उनके कारण आप लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न हमारे सामने है, उसको हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। सलोनी क्या करती है, लकड़ी के कोयले को जलाती है, और जब वो जलता है तो उसमें से जो गैस उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होने वाली गैस को क्या करती है, एक परख नली में इकट्ठा कर लेती है वो। और परख नली में इकट्ठा करके अब पहला देखिए वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी, एक तो ये देखना है। दूसरा, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं का समीकरण भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो इसकी बात करें अपन कि वह गैस की प्रकृति को कैसे देखेगी, कि इस गैस की प्रकृति कैसी है। क्या करती है सलोनी, इसका आंसर देखिए। सलोनी परख नली में इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर उसे उसमें घोलने का प्रयास करेगी, उस गैस को उसमें घोलने का प्रयास करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला होता है CO2, और ये गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3 उत्पन्न करती है, जिसकी प्रकृति का परीक्षण सलोनी लिटमस पत्र की सहायता से करती है। अगर सलोनी की जगह अपन होते तो अपन भी यही करते, उसकी प्रकृति का परीक्षण करते, लिटमस पत्र की सहायता से कर सकती है। और यदि ये विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय है, अन्यथा क्षारीय होगी। भाई लिटमस परीक्षण जब किया जाता है तो दो प्रकार के लिटमस पत्र हमारे सामने होते हैं, एक तो होता है लाल और एक होता है नीला। अगर मान लीजिए जो विलयन है उसमें अपन ने नीले लिटमस पत्र को डाला और वो लाल हो गया तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और अगर मान लो ये नहीं हो रहा तो दूसरा लिटमस पत्र डालेंगे, और दूसरा लिटमस पत्र जो है लाल डालते हैं और वो नीला हो जाता है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। इसकी शब्द समीकरण जो है या इसकी अभिक्रियाएं जो हैं उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ख प्रश्न जो अपना है, ख प्रश्न है दूसरे नंबर पे इसका है कि इस प्रक्रम में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इसकी समीकरण ये हो जाएगी कि यहाँ पर ख लिखा हुआ नहीं है तो ये ख का उत्तर है, ध्यान रखना है हमें, ख का उत्तर है। देखियो पहला है C कार्बन। भाई अपन ने किसी को जलाया है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो यहाँ O नहीं है, O2 होगा, O2। ठीक है भाई, ऑक्सीजन को लिखते हैं अपन O2 लिखते हैं, गैसीय रूप है। तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और CO2 को उसने इकट्ठा किया परख नली में और जल उसमें मिलाने की कोशिश की और वो जल में घुल जाती है, और घुल के क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो इन दोनों की ये जो प्रोसेस अपन ने किया कि सलोनी कागज़ या किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसमें CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस को वो क्या करती है, परख नली में ले लेती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पन्न होती है उसमें लेके और पानी डाल के उसको पानी में घोलने की कोशिश करती है। ये क्या करती है, फिर पानी में ये घुल जाती है, पानी में घुलती है तो H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बनता है, और इसकी समीकरणें जो दोनों हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ये हो जाता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 11वां प्रश्न हमारे सामने है, ये रहा 11वां प्रश्न। देखिए प्रश्न कुछ कह रहा है
कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाए तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? भाई रीता क्या करती है, अपनी माँ के साथ आभूषणों की दुकान पर जाती है और उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने के लिए पुराने आभूषण दे दिए। अगले दिन वापस लेने के लिए जब गई आभूषणों को तो उनका भार क्या होता, उनको कम मिलता है। इस कम भार का कारण क्या है, ये हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि भार में कमी आभूषणों में सोने की मात्रा कम होने के कारण आई है। भाई जैसे ही वो उन पर पॉलिश करने की कोशिश करता है तो उनमें क्या होता है, सोने की मात्रा कम थी और सुनार ने आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक्वारेजिया नामक घोल में डाला होगा। एक्वारेजिया होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोनों का मिक्स जो घोल होता है वो होता है, और ये घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। ये क्या करता है, सोने को अपने अंदर ही घोल लेता है, सोने को भी पिघला देता है। अब आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषणों की ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती है। ऊपरी परत जब घुलती है तभी तो ये आभूषण क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, तभी तो इनमें चमक आती है। तो आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीली परत निकल आती है जिससे आभूषण नए जैसे लगने लगते हैं। ऐसा करने से उनके भार में कमी आ जाती है। ऐसा करेंगे तो उनके भार में क्या होगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे आभूषणों के सोने की ऊपरी परत के इस घोल में घुल जाने के कारण ही ऐसा होता है। भाई मुख्य कारण क्या है, आपको यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि आभूषण की दुकान पर जाते हैं, पॉलिश करने के लिए कहते हैं, वापस लाते हैं तो भार कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जब उस पर पॉलिश करता है सुनार तो आभूषणों में सोने की मात्रा मान लो जैसे कम है तो आभूषणों को चमकीला करने के लिए वो एक्वारेजिया में डालता है। उनके पास एक्वारेजिया होता है, वो एक्वारेजिया पर उनको डालता है। ठीक है, अब एक्वारेजिया जो है एक्वारेजिया में डालता है तो एक्वारेजिया क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, घोल होता है। अब इन दोनों के मिश्रण का जो घोल है एक्वारेजिया, इस एक्वारेजिया में इतनी शक्ति होती है कि सोने को भी ये पिघला देता है। अब जैसे ही सुनार आभूषणों को एक्वारेजिया में डालता है तो आभूषणों को इस घोल में डालने पर क्या होती है, उनकी ऊपरी परत घुल जाती है। मान लो आभूषण इतना बड़ा है, उसकी ऊपरी परत जाएगी तो उसके वजन में तो वजन की जो मात्रा है उसमें कमी आएगी। तो आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीली परत कब निकलती है, जब ऊपरी परत हटती है। तो जिससे आभूषण कैसे लगते हैं, नए लगने लगते हैं, और ऐसा करने से ही उनके भार में क्या आती है, कमी आती है। और ऐसा आभूषणों के सोने की जो ऊपरी परत होती है उसके घुल जाने के कारण ही होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है इसका आंसर भी हमें मिल जाता है। भाई जैसे सोना है, चांदी है, कोई भी आभूषण है तो उसकी जब पॉलिश की जाती है तो पहले उसको चमकाते हैं एक्वारेजिया में डाल के। अब एक्वारेजिया क्रियाशील धातु है, क्रियाशील पदार्थ है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, और ये देखो सोने को भी पिघला देता है, पिघल जाता है। इस वजह से फिर क्या होता है, उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है इसके प्रश्न सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या रहती है तो आप लोग कमेंट करिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपको लगे कि ये जो इस चैनल पर आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन आप लोगों को दिखेगा उस बेल के आइकन पर क्लिक करिए। क्लिक करके आप लोगों को ऊपर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ALL ऑल वाला, उस ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पर क्लिक करने से होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से पहुंच जाएगा और उसको सबसे पहले आप लोग देख पाओगे।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.